कैसे हो आप सब। आज आपके पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन का 6 डे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया चैप्टर आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बच्चों मैं आपको एडवाइस भी देना चाहता हूँ एक कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की जब तैयारी करते हो तो आपके सिलेबस का कंप्लीट चैप्टर कीजिए। मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है तैयारी ऐसे करते हैं कि चैप्टरों के पीछे जो बैक में दिए होते हैं 10-12 क्वेश्चन या 20-30 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए होते हैं, बस वो उन एमसीक्यू को याद कर लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये प्रिपरेशन करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक बहुत टॉप लेवल पे आए तो आप पूरा चैप्टर पढ़िए डेप्थ में, क्योंकि हर बुक आप कोई सी भी ले लोगे, गाइड ले लोगे कोई सी भी, तो आपको देखोगे हर चैप्टर के पीछे वैसे भी 20-30 एमसीक्यू दिए होते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, बट वो तैयारी करने का सही मेथड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जिन्होंने मेरी बात मानी, मैं आपको कई बार अपना रिजल्ट अपना बता चुका हूं, मैं आपको फिर दिखा देता हूं। जिन्होंने मेरी बात मानी है, जो मेरी बात समझते हैं, देख लीजिए आप रिजल्ट। टॉप लेवल की रैंक में हर वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये हर बच्चे का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर गिवन है ताकि आपको ये पता लग सके। हर बच्चे की जो एप्लीकेशन और रोल नंबर के साथ मैं रैंक आपको दिखा रहा हूं। ऐसे नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार के टॉप लेवल के बच्चों की, ये तो टॉप लेवल की रैंक है। इसके अलावा आप सोच सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी ज्यादा हुई होगी। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, ये सभी वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जिसमें ये 2019 का रिजल्ट है, जिसमें लाइव जो है स्टूडेंट्स आए और उन्होंने बताया अपना रिजल्ट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। बेसिकली इनकी रैंक क्यों आ रही है, क्योंकि इनको प्रिपरेशन करने का मेथड पता है कि चैप्टर को डेप्थ में पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो हमारी रैंक एक बार में आ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 6 डे का। फर्स्ट पॉइंट आपको याद करना है, द टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड इज सॉर। एसिड के कारण फूड का टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है। तो आपको पूरी लाइन याद नहीं करनी, आपको इतना याद करना कि एसिड जो होता है वो टेस्ट में उसका सॉर होता है। सेकंड पॉइंट है, द टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू बेसिस इज बिटर। जो बेसिस का टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो बेसिस का टेस्ट बिटर होता है और एसिड का टेस्ट सॉर होता है। केवल इतनी बातें याद रखनी है, पूरी लाइन आपको याद नहीं करनी। मैं पूरी लाइन इसलिए लिख के लाया हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं, वरना अगर मैं भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूं तो मैं इसी प्रकार से तैयारी करता था अपने टाइम पर। केवल आपको ये याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो एसिड होता है बच्चों वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। वही बेस जो होता है वो चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो बेस होता है बच्चों वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, याद रखोगे, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोप। सोप का नेचर कैसा होता है, एग्जाम में आ चुका है। साबुन जो हम घर में यूज करते हैं उसका नेचर बेसिस होता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे आते हैं, सोप इज द नेचर ऑफ एसिड, बेस, न्यूट्रल, ऐसे पूछता है। तो अधिकतर देखा गया कि बच्चे न्यूट्रल टिक कर देते हैं, बच्चों सोप जो होता है वो बेसिस नेचर का होता है। सब नेचुरल इंडिकेटर, कुछ नेचुरल इंडिकेटर के नाम याद रखो। ये नेचुरल इंडिकेटर याद हमें अधिकतर प्लांट से मिलता है, जैसे लिटमस पेपर जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, हल्दी जो है, इसके अलावा ये सब जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं क्योंकि प्लांट से मिलते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं जो मैं अभी आपको नीचे भी बताऊंगा। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर वैसे भी बहुत टाइप के होते हैं, बट आपके सिलेबस में केवल 2 हैं जो आपको याद रखना है, और यही 2 एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी, मैथिल ऑरेंज एंड फिनॉल फेथिलीन। पहला कौन सा है, मैथिल ऑरेंज। सिंथेटिक इंडिकेटर का पहला पॉइंट क्या लिखोगे, मैथिल ऑरेंज, और दूसरा लिखोगे फिनॉल फेथिलीन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैथिल ऑरेंज और फिनॉल फेथिलीन के अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन आ जाए जो आप नहीं जानते उनका नाम, तो बच्चों वहां पे आप नेचुरल इंडिकेटर पे टिक कर देना, ठीक है। क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर 2 ही हैं आपके सिलेबस में, मैथिल ऑरेंज और फिनॉल फेथिलीन। तो याद रखो कि मैथिल ऑरेंज और फिनॉल फेथिलीन आया तो सिंथेटिक इंडिकेटर, और इनके अलावा कुछ और आ गया तो फिर वो नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सोल्यूशन जो होता है उसका कलर एक बार पूछा गया था कि लिटमस सोल्यूशन का एक्चुअल कलर क्या होता है, तो लिटमस सोल्यूशन का एक्चुअल कलर होता है पर्पल होता है। याद रखोगे, लिटमस सोल्यूशन का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। और ऐसा कौन से प्लांट से निकालते हैं लिटमस सोल्यूशन को, लिटमस सोल्यूशन को हम लाइकेन नाम के प्लांट से निकालते हैं जो थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। थैलोफाइटा क्या होता है ये मैं आपको बायो में बताऊंगा। एक ग्रुप, प्लांट के ग्रुप का नाम होता है थैलोफाइटा। उस थैलोफाइटा ग्रुप में एक प्लांट पाया जाता है लाइकेन, और लाइकेन के प्लांट से बनता है क्या, लिटमस सोल्यूशन। तो लिटमस सोल्यूशन का कलर पर्पल होता है। देखो क्या क्या याद करना है, लिटमस सोल्यूशन का कलर पर्पल होता है, ये लाइकेन प्लांट से मिलता है जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का है।
और बात करते हैं जो और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं, तो रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, टर्मरिक, हल्दी हम पढ़ चुके हैं, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जर्मेनिया, ये सब नेचुरल मटेरियल है और इसको हम इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, इसलिए इनको हम बेटा नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। तो आपको सारे नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपसे कहा था 2 नाम याद कर लो, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथ्रिन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो आप उसे नेचुरल इंडिकेटर में टिक कर देना। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच ओडोर चेंज इन एसिड और बेस, ऐसा सब्सटेंस जिसका ओडोर मतलब स्मेल, ऐसा सब्सटेंस जिसका ओडोर चेंज हो जाता है, जिसकी स्मेल बदल जाती है, किसमें? एसिड और बेस में। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो स्मेल है, ओडोर है, वो चेंज हो जाता है। कब उसका ओडोर चेंज होता है? जब उसे या तो एसिड के साथ मिलाया जाए, बेस के साथ मिलाया जाए। ऐसे सब्सटेंस को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। हालांकि कभी आज तक एग्जाम में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की डेफिनेशन के बारे में कुछ नहीं आया। हाँ, ये जरूर आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आपको पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो वेनिला और अनियन, 2 एग्जांपल याद रखिए, वेनिला एंड अनियन जो होता है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। वेनिला एंड अनियन, ये 2 एग्जांपल मेन है। इसके अलावा ऑलिव भी याद सकते हो, ऑलिव ऑयल वगैरह आपने सुना होगा, ऑलिव, ग्लोब याद कर सकते हो, ऑलिव याद कर सकते हो, ग्लोब, वेनिला, अनियन, ये सब बेटा ये सब सिंथेटिक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी लाइन मत छोड़ देना, केवल ये फॉर्मूला याद रखो कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बोला मैंने? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है व्हेन जिंक इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक को हीट करते हैं, क्या बोला मैंने? जिंक जो एक मेटल है, जब उसको हम हीट करते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एग्जाम में ये आया था कि व्हेन जिंक इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन सी गैस जो होता है इवॉल्व होती है? तो आंसर था हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब जिंक हीट किया जाता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर मिक्स टुगेदर। कब? व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, देखो Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट, तो पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये 3 चीज बनाता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में क्या करते हैं? रिएक्शन आपको पूरा लिख के दे देंगे, रिएक्शन मत याद करना, आपको क्या करेंगे? रिएक्शन पूरा लिख के दे देंगे और यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। पूरा रिएक्शन दे देंगे, यहां क्वेश्चन मार्क डाल देंगे कि यहां पर भर दो, तो यहां पर NaCl आएगा। और एक तरीका और भी है कि देखो सब कुछ आप मैच कर लेना, जो LHS में है वही RHS में होना चाहिए। तो जैसे Na इधर है, अब Na यहां कहीं नहीं है तो अब Na तो मिल ही गया। ऐसे देखो Cl यहां पर है लेकिन Cl इनमें से कहीं भी नहीं है, तो Cl NaCl पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बढ़ा जा सकता है। एक चीज मैं अक्सर बताता हूं और मैं पहले ही बता चुका हूं चैप्टर में, एक चीज याद रखना बहुत ज्यादा आता है, कौन सी गैस के कारण जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। मैं आपको पहले भी आंसर दे चुका हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है कब? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका लाइम वाटर और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है और जो कि मिल्की हो जाता है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे बढ़ते हैं। When excess of carbon dioxide gas is passed, अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म। तब क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। कब? जब हम लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे। सेम रिएक्शन है, जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। तो रिएक्शन आपको ऐसी दे देगा, यहाँ पे खाली स्थान दे देगा, यहाँ आपको या तो क्वेश्चन मार्क डाल देगा, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट भरना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन बहुत बार आ भी चुका है, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर में देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये पूरा मत याद करना, बस ये रिएक्शन का ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्या फॉर्मूला है? कि कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। बेटा यहां प्लस का साइन आएगा, सॉल्ट के बाद प्लस का साइन लगा देना, ठीक है। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट, ये पूरा मत याद करो, केवल ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला है कि एनी मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद द एसिड, कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीन चीज की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे एक फॉर्मूला और है, क्या फॉर्मूला है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये था मेटल कार्बोनेट और ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन रिएक्शन दोनों का सेम होता है, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों में एसिड है, ये दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट कर सेम चीज बनाते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेटा यही चीज आपको ऊपर भी लिखनी है, यहां प्लस का साइन मिट गया है। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाता है। ऐसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट है तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है। ये इसका छोटा सा एग्जांपल है, आप चाहो तो याद कर लेना छोटा सा एग्जांपल। तो ये एग्जांपल क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी रिएक्शन के कारण सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जो कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं ना घर में, नमक यूज करते हैं, ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, इसलिए रिएक्शन कई बार आ चुका है और अधिकतर मैं देखता हूं कि यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, अधिकतर ये उनके पेपर में आ चुका है। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जब दोनों रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारा कॉमन सॉल्ट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन होने के बाद सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनता है। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तो इसको बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा, आपने पढ़ा था 10th में कि एसिड जो होता है वो बेस को पावर को न्यूट्रल कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रल करता है। तो एसिड और बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट आप क्या याद करोगे कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बच्चों अधिकतर फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला याद करना है, एग्जाम में ऐसा होता है व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा। तो when metal oxide react with acid it forms salt and water। तो हम ये भी बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेस होता है, और ये ज्यादा दूर नहीं 2018 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है बेटा बेस होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो याद रखना, पेपर में आ चुका है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर पूछा था तो आंसर बेस आएगा, बेस पे टिक कर देना। ऐसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो सेम रिएक्शन है, बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। अब इस चीज का ध्यान रखना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये एसिड होगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर ही तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इसलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेस बोलेंगे। तो आपको इन दोनों से क्या याद रखना है, मेटल ऑक्साइड बेस होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होता है। दोबारा बोल देता हूं, मेटल ऑक्साइड बेस होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है। जितने भी एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। एसिड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब एसिड को हम वाटर के साथ मिलाते हैं, एसिड को किसमें मिलाया, वाटर में, तो क्या रिलीज होता है, तो ऑप्शन ये वाला ऑप्शन आएगा H3O+ आयन या फिर H+ आयन। वैसे H+ आयन नहीं आता नॉर्मली, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो यही ऑप्शन में आपको मिलेगा कि जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन एसिड मिक्स विद द वाटर, जब एसिड और वाटर आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, H3O+ बनता है, H3O+ बनता है। ऐसे ही बच्चों हाइड्रोक्साइड कब बनता है, जब बेस वाटर के साथ मिलता है, when base mix with the water, when bases mix with the water, तो क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। और जब एसिड वाटर के साथ मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो एसिड एंड वाटर के जब रिएक्ट होता है तो ये बनता है, और एसिड और बेस एंड वाटर जब रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। नेक्स्ट क्या है, बेसेस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केली। एल्केली क्या होते हैं, वह बेस जो सोल्यूबल होता है वाटर में। अब ज्यादा पुराना नहीं, आप 19 का पेपर उठा के देखो क्या क्वेश्चन आया था कि द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड,
जो बेस पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्केली। क्या बोलते हैं बेटा? एल्केली। क्या होता है एल्केली? बस बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वह बेस जो वाटर में सोल्यूबल होता है उनको हम एल्केली के नाम से जानते हैं। कुछ एल्केली के नाम जो पेपर में आ चुके हैं जो बहुत फेमस है वो याद कर लेना। तो कौन कौन से एल्केली सबसे ज्यादा फेमस है? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों ही पेपर में आ चुका है। और कैसे आया था ये मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पेपर में यह आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्केली, इनमें से कौन सा एल्केली नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन में था, तो ये तो है। इनके अलावा कुछ चौथा ऑप्शन आ गया तो वो नहीं है। क्लियर हो गया? चाहे कोई भी ऑप्शन आ जाए। तो ये तीन जो है मेन है एल्केली, इन तीनों को एल्केली बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? एसिड जनरेट H+, हम पहले पढ़ चुके हैं। एसिड क्या जनरेट करता है? H+, और बेस क्या जनरेट करता है? OH-। ये पॉइंट हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं ये पॉइंट। तो आप चाहो तो दोबारा याद कर लो कि एसिड H+ आयन रिलीज करता है और बेस जो होता है वो OH रिलीज करता है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जब एसिड को पानी में मिलाते हैं, जब एसिड मिक्स विद द वाटर, तो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो बच्चों जब एसिड और बेस वाटर के साथ मिलता है, याद रखना एसिड और बेस, एसिड हो या बेस हो, जब ये वाटर के साथ मिलेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। चाहे वो एसिड और वाटर मिल जाए या बेस या वाटर मिल जाए, एसिड और वाटर और बेस और वाटर दोनों ही मिलकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है? और द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं? हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए। अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है कि एसिड मस्ट बी एडेड टू द वाटर या वाटर मस्ट बी एडेड टू द एसिड, बोथ आर इक्वली एडेड। इस टाइप का ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो याद रखना एसिड को हमेशा वाटर में डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये? When water is added to a solution of an acid, जब हम एसिड वाटर में मिलाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, धीरे सी बात है। वो जो एसिड था वो वीक पड़ जाएगा, ये कॉमन सी बात है। आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो कि जब एसिड और वाटर मिलेगा, सीधी सी बात है ना, जब एसिड और वाटर मिलेगा तो एसिड की जो पावर होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी ना, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ऐसे ही वाटर इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ बेस, अगर वाटर बेस के साथ मिलाएंगे तो भी क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोला सुना आपने? वाटर प्लस एसिड, तो क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज हो जाएगा। एंड वाटर प्लस बेस में क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? When concentrated acid is added to a solution of hydrochloric acid, ध्यान से सुनना मेरी बात, the concentration of hydrogen ion decrease। ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी एसिड को अगर दूसरे पावरफुल एसिड में मिलाओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत पावरफुल होता है और दूसरा एसिड को थोड़ा कमजोर होगा, तो जब कॉन्सेंट्रेटिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन एक्सेस बेस इज एडेड, अब अगर बहुत ज्यादा बेस मिला दोगे, बहुत ज्यादा बेस मिला दोगे तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज एडेड, मेरा मकसद है आपको समझाना, आप समझिए, रटिए मत चीजों को, समझ लोगे तो एग्जाम में तुरंत आंसर लगा दोगे। एक्सेस ऑफ बेस, अगर बहुत ज्यादा बेस मिला दोगे तो सीधी सी बात है यार कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी OH की, क्योंकि बेस में OH पाया जाता है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा बेस मिलाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? कुछ आपको याद रखना है, एसिड की कुछ प्रॉपर्टी है। पहला, ये गुड कंडक्टर होता है, पहले पढ़ चुके हैं। रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, और जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड बच्चों जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आप कैसे लिखोगे? एसिड प्लस मेटल और इक्वल टू में लिख देना हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और एक चीज और प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, सॉर होता है। और जब एसिड प्रॉपर्टी डिस्पेयर ऑन रिएक्शन विद अ बेस, जब एसिड को बेस में मिलाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, अब जब ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की
फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड की। अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कि इनमें से कौन सा एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है या इनमें से कौन सा एसिड की प्रॉपर्टी है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई, गुड कंडक्टर होता है, मेटल के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, सौर होता है, और जब एसिड बेस के साथ मिलेगा तो उसकी पावर खत्म, न्यूट्रल हो जाएगी, और जब ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एसिड तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ऐसे बेसिस की भी प्रॉपर्टी सेम है कि ये गुड कंडक्टर होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, इसका बिटर टेस्ट होता है, ये तीनों आप पहले पढ़ चुके हो। गुड कंडक्टर भी होता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और ये बिटर टेस्ट होता है, तीनों पहले ही पढ़ चुके हो। बस ये याद करना, इसका स्लीपली टच होता है, सोपी टच होता है, इसका फिसलनदार होता है ये, और वोज बेस प्रॉपर्टी आर डिस्ट्रॉयड ऑन रिएक्शन विद एसिड। हम जानते हैं जब बेस को हम एसिड के साथ मिला देंगे, बेस को किसके साथ मिला देंगे, जब हम बेस को एसिड के साथ मिला देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी बेस की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको आप नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी आप ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब। तो पॉइंट नंबर 40 क्या कहता है बेटा, पॉइंट नंबर 40 कहता है ना, एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन। देखिए इस पॉइंट की भी आवश्यकता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी बार बार एक ही पॉइंट क्यों बता रहे हैं। बच्चों क्या है, एग्जाम में अलग अलग स्टेट के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे उनके बोलने का, पूछने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए मैं हर तरीके से बता देता हूं कि कोई टॉपिक आपका छूटे नहीं, हर तरीके से आपको आंसर पता हो। एक एसिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, और जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो H प्लस आयन देता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, a base is defined as a substance which contain hydroxyl group, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है, जिसे हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, और बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो नाम से ही आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसमें H प्लस आयन बहुत ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, जिसमें H प्लस आयन बहुत ज्यादा होता है। तो आज तक कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन नहीं पूछी, एग्जाम में ये आता है, ये चीज पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जीवन में 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद कर लो, एक HCl, एक HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एक सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद करने हैं। आप कहोगे सर ये 3 ही क्यों याद करने हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप पेपर उठा के देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई भी क्वेश्चन इन तीनों सवाल कभी पूछा ही नहीं गया। ऐसे ही होता है वीक एसिड। वीक एसिड कौन होगा, जिसमें H प्लस आयन कम होगा। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था, जिसमें जो एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसमें H प्लस आयन ज्यादा था। तो वीक एसिड कौन होगा, जिसमें H प्लस आयन बहुत कम होगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसमें OH आयन बहुत ज्यादा होगा। तो आप मेरी एडवाइस मान लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस याद करके जाना, वीक एसिड और वीक बेस मत याद करके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस 2 याद कर लो, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड HCl, HNO3 एंड H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये आपको दोनों बहुत अच्छे से याद करना है। वीक बेस का एग्जांपल देखना चाहो देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एग्जांपल है वीक बेस का, और ये भी एग्जाम में आ चुका है, जिसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वीक बेस है या इनमें से कौन सा वीक एसिड है। नेक्स्ट क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन आयन। तो ये सब चीजें मत याद करना, क्या याद करोगे, पीएच स्केल आगे डैश डाल के लिख लोगे हाइड्रोजन आयन, की पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन मेजर करता है। द पी इन पीएच, पी का मतलब होता है पोटेंज, पी का मतलब होता है पोटेंज, जो जर्मन भाषा है जिसका मतलब होता है पावर। पी का मतलब पावर हो गया और एच का मतलब हाइड्रोजन हो गया, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पोटेंज, पोटेंज मतलब पावर, तो पी पावर याद रखो, एच हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये इसकी एक तरह से सिंपल भाषा में फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। पीएच में कितने स्केल होते हैं, तो पीएच स्केल में बेटा 0 से 14 स्केल होते हैं, 0 से 14 स्केल होते हैं। केवल इतना याद करना है, पीएच स्केल आगे डैश डाल के लिख लो 0 to 14, बस हो गया खत्म।
पीएच स्केल में न्यूट्रल, न्यूट्रल कब होता है? जब उसका पीएच 7 हो। जब पीएच 7 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। क्लियर हो गया? ऐसी बेसिक कौन होगा? बेसिक वो होगा जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। कौन होगा बेटा बेसिक? बेसिस कौन होता है? बेसिस वो होता है जिसका पीएच ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होता है। और ऐसे मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि एसिडिक कौन होता है? एसिड कौन होता है? जिसका पीएच 7 से कम हो। तो एसिडिक वो होगा जिसका पीएच 7 से कम हो, बेसिक वो होगा जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो, और न्यूट्रल वो होगा जिसका पीएच 7 होगा। न्यूट्रल का एक बेस्ट एग्जांपल है कॉमन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग पीते हैं। डिक्रीज इन पीएच इंडिकेट मोर एसिडिक नेचर। याद रखना, जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा उसे हम एसिडिक बोलेंगे। वो तो सीधी सी बात है ना, क्योंकि पीएच स्केल देखो 0 से 7 तक, 0 से लेस देन 7 होता है, पीएच स्केल लेस देन 7 होता है ना एसिड का। तो डिक्रीज इन पीएच, जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा वो एसिड को इंडिकेट करेगा, और इंक्रीज इन पीएच, और अगर पीएच बढ़ता जा रहा है तो वो बेस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में आया कि हमारा बॉडी कैसा है? हमारा बॉडी मोस्टली क्या पाया जाता है? एसिडिक या बेसिक? आंसर दोगे बेस। हमारा बॉडी जो होता है बच्चों बेस होता है। हमारा बॉडी बेस के, एसिडिक हो गया तो जहर फैल जाएगा, वो एसिडिक बनेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे ज्यादा टाइम तक, वो जहर फैल जाएगा पूरे बॉडी में, पॉइजन फैल जाएगा, तब एसिडिक बनेगा। तो पूरे बॉडी का जो पीएच होता है 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। कुछ का पीएच 7 होता है, जैसे बॉडी में वाटर पाया जाता है उसका पीएच 7 है, और कुछ ऐसे भी मटेरियल है बॉडी में जो बेस है जिसका पीएच इसके 7.8 है। तो एट एन एवरेज हमारे बॉडी का पीएच इसके 7.0 से 7.8 के बीच में पाया था। कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच क्या होता है? तो 7.4 टिक कर देना, 7.4 इज द पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन वो होता है जिसका पीएच 5.6 से कम हो, लेस देन 5.6। क्या लिखा है? लेस देन 5.6। अगर किसी का पीएच 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन है। एसिड रेन क्या होता है? जिसका पीएच 5.6 से कम हो। क्या कोई ऐसा हमारे पास प्लेनेट है जो हम जानते हो? तो वीनस। वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो एसिड से बना है। कौन से एसिड से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से। याद रखोगे, हमारे पास वीनस, वीनस प्लेनेट है ना, जैसे 8 प्लेनेट आपको सोलर सिस्टम में पता होंगे, तो वीनस, जो वीनस प्लेनेट है बच्चों, उसका पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है वो कौन से एसिड से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से। आप टिक कर देना H2SO4 से। और वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है कि आइडियल सॉइल का पीएच। एक पीएच का आइडियल, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? आइडियल सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? तो बच्चों सॉइल का जो आइडियल पीएच है वो 6 to 7 के बीच में होना चाहिए। एक अच्छा सॉइल वही होगा जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में होगा। अच्छा, पीएच ऑफ जूस प्रोड्यूस इन स्टमक, जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। शायद आपको पता हो, नहीं पता तो आप नोट कर लेना। स्टमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। याद रखोगे, स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एसिड है तो पीएच 7 से कम ही होगा, कॉमन सी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, मोस्टली देखा गया है कि इसका पीएच 2.4 पाया जाता है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिफरेंट वेरी करता है, मनुष्य से मनुष्य अलग उसका नेचर होता है। तो मोस्टली 2.4 देखा गया। वैसे इतना याद रखना कि स्टमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में। एक एंटासिड का नाम याद रखो कि पेट में जब दर्द होता है तो हम एंटासिड, जैसे आप इनो वगैरह जानते हो, तो इनो तो कंपनी का नाम है, उसके अंदर जो पाउडर है वो एंटासिड है। एंटासिड का नाम याद रखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेस्ट एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड, तुरंत मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे टिक कर देना, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टूथ डिके। आपका दांत कब टूटेगा? पीएच में ऐसा क्या है कि आपके दांत टूटने शुरू हो जाएंगे? तो टूथ डिके तब होता है जब पीएच वैल्यू, माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो। क्लियर हो गया? टूथ डिके कब होगा बेटा? जब माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो। अब ये अधिकतर बच्चे कंफ्यूज क्या होता है? एसिड रेन में और टूथ डिके में। एसिड रेन में पीएच 5.6 से कम था और टूथ डिके में पीएच 5.5 से कम है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो टूथ इनेमल। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस टूथ इनेमल है, जो किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट से। तो क्या याद रखोगे? द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी टूथ इनेमल, और किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। व्हेन अ पर्सन इज स्टंग बाय हनी बी, अगर मधुमक्खी आपको काट ले, ठीक है, बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड, तो वो आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस होगा।
आपको पेन महसूस होगा, आपको इरिटेशन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि हनी भी क्या करता है, आपकी बॉडी, अपनी बॉडी से आपकी बॉडी में एसिड को छोड़ देता है। आपकी बॉडी में एसिड, जब हनी भी स्टिंग करता है ना, तो वो अपना एसिड आपकी बॉडी में डाल देता है। इसके कारण हमें इरिटेशन महसूस होती है। तो एसिड डाल दिया, अब उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई ना कोई बेस लगाना चाहिए। द पर्सन कैन बी रिलीव बाय यूजिंग अ माइल्ड बेस, तो हमें बेस लगाना चाहिए, लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड हमारी बॉडी में आ चुका है। अगर हम बेस लगा देंगे तो एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो आगे से ध्यान रखना, कोई भी ऐसा कोई केस होता है हनी बी का या इंसेक्ट का, कोई छोटा सा इंसेक्ट काट ले जो आप नहीं जानते, तो तुरंत उसे आप साबुन से धो सकते हो, या मिल्क बेकिंग पाउडर है तो बहुत बढ़िया है, आप उसे बेकिंग सोडा लगा लो वहां पे, तो वो दूर हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रल होता है। एक चीज और बच्चों याद रखना कि एक प्लांट होता है जिसे हम नेटल बोलते हैं। नेटल के जो लीव्स होते हैं ना, एग्जाम में आ चुका, नेटल लीव्स कौन सा एसिड रिलीज करता है? तो नेटल लीव्स मेथनोइक एसिड रिलीज करता है। तो केवल याद रखोगे मेथनोइक एसिड और डैश डाल के लिख लो नेटल लीव्स, बस ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं। ये सब आपको खुद समझा रहा हूं कि नेटल लीव्स मेथनोइक एसिड रिलीज करता है। तो मैं जो ये लिखा हुआ है आपको खुद मौत से समझा रहा हूं, आपको खुद ही समझा रहा हूं, तो लिखने की आवश्यकता क्या है? बस ये लिख लो मेथनोइक एसिड नेटल लीव्स। नेक्स्ट आप उठा के देख लेना, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऑरेंज में कौन सा एसिड है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। तो ये लीजिए, मैंने आपकी लिस्ट बना दिया आपके लिए, ताकि पूरा लिस्ट आपके एक साथ तैयार हो गया, सारे एसिड के नाम आपके एक साथ आ जाएंगे, ताकि आपको बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड होता है। दूसरा, कर्ड में, दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज में और लेमन में कौन सा एसिड होता है? तो सिट्रिक एसिड होता है। और टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? तो टर्ट्रिक एसिड होता है। ऐसे चींटी में, आंट स्टिंग में या नेटल स्टिंग में कौन सा होता है? तो मेथनोइक एसिड होता है। और टोमेटो में कौन सा होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये आपको कुछ नेचुरल एसिड के नाम याद करने हैं। इनमें मोस्टली एसिड जो होते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो ये एसिड अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, जैसे इमली में पूछा गया था, तो टर्ट्रिक एसिड वगैरह आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट आते हैं कुछ पीएच ऑफ सॉल्ट। अब देखो, सॉल्ट तीन टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये टेबल क्यों बना के दिया? क्योंकि एग्जाम में ऐसा आता है, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। इनमें से कौन सा बेसिक सॉल्ट है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। और इनमें से कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो बच्चों, एसिडिक सॉल्ट तीन नाम याद रखिए, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। ये तीनों जो होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट होता है। बेसिक में भी तीन याद रखिए, वैसे एक ही याद कर सकते हो, सोडियम सोडियम सोडियम। देखिए, सोडियम 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 तीनों आ रहा है, तो वो बेसिक की पहचान है। लेकिन सोडियम के साथ हाइड्रोकार्बोनेट होना चाहिए, कार्बोनेट होना चाहिए या एसिटेट होना चाहिए। और न्यूट्रल सॉल्ट तो बड़ा सिंपल है, सोडियम क्लोराइड, हम पहले पढ़ चुके हैं, NaCl, और पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस आपको इन नामों का ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली एसिड जो होते हैं वो तीनों टाइप के होते हैं। तो एसिड जो सॉल्ट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, सॉरी, सॉल्ट तीन टाइप के पाए जाते हैं, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ध्यान सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अब आप खुद दिमाग लगाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और बेस जो है वो वीक है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? तो एसिडिक बनेगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर एसिडिक सॉल्ट बनाता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, अब देखो बेस स्ट्रॉन्ग है, अब कॉमन सी बात है ना यार, जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक नेचर का बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड दोनों मिलकर बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड, हम बार बार बता रहा हूं, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिनका हम घर में यूज करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड द सॉल्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप याद होगा जब मैंने ऊपर बताया था रिएक्शन कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिलाकर सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्मेशन होती है। ये आप स्टार्टिंग में देख लेना, शुरू में ही पॉइंट आ गया था, 7 या 8 नंबर पे होगा। और सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है, ये भी आपको बता दिया, तो ये दोनों पॉइंट आप स्किप कर सकते हो कि सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है, हम ये पहली बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्या सोडियम क्लोराइड से, ये जो कॉमन सॉल्ट है, इससे कुछ बनाया जाता है? खाने के अलावा, खान तो बना ही रहे हो ना,
क्या इसके अलावा कुछ बनाया जाता है? हाँ जी, बहुत कुछ बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड से। क्या क्या बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। और आप सब जानते हो, आप सब ने 10 जगह YouTube पे देखा होगा, 10 जगह आपने इधर उधर देखा होगा कि पेपर में क्या आता है नहीं आता। मैंने YouTube पे डाल रखा है अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर। आप सब जानते हो कि इनके फॉर्मूले जरूर आते हैं। तो अगला प्रोसेस हमारा यही है, इन सब के फॉर्मूले याद करना और इनके रिएक्शन याद करना। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों में आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। क्लियर हो गया? पहले फॉर्मूला ये जो बनता है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्लोर एल्कैली प्रोसेस। और इन दो के अलावा आज तक कुछ पूछा नहीं एग्जाम में। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको पूरा याद करो। अगर याद कर लो तो आप तो बहुत अच्छे हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एग्जाम की बात करें, आप अप टू द पॉइंट अगर हम एग्जाम पे फोकस करें तो मोस्टली एग्जाम में दो ही चीज पूछ जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो कि NaOH होता है, और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से प्रोसेस से बनता है? तो क्लोर एल्कैली प्रोसेस से बनता है। बाकी आप रिएक्शन भी याद कर लेना कि जब सोडियम क्लोराइड में वाटर प्रोवाइड होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होता है, तो वो NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पे होता है? तो डिग्रीजिंग मेटल के डिग्रीजिंग करने में, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, और ब्लीचिंग बाय मेकिंग ब्लीच बाय कॉम्बिनेशन विद द क्लोरीन गैस के साथ ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ यूजेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। क्यों बता रहे यूजेस? क्योंकि एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिर से फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है? NaOH। बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूं क्या कि दिमाग के, ब्रेन के किसी एक हिस्से में आपकी बात फीड हो जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? फॉर्मूला याद रखना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो गया। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्लीचिंग पाउडर। और आप सब जानते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं, समझदार हो सारे के सारे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले केमिकल नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए फॉर्मूला से याद रहेगा, Ca कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी एंड Cl2 क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। खत्म ब्लीचिंग पाउडर। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं भाई, बिल्कुल चिल मार के एग्जाम की तैयारी करो, नंबर एक बार में आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, पूरा चिल, ठंडा दिमाग रखो। एग्जाम जब मैं पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाए ना, आप एक बार पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर का पेपर मैं बार बार कहता हूं चेक कर लेना, फिर आप बताना कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा। आप खुद बता दोगे कि यस मैं आपको एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक पढ़ाते हैं हम, एमसीक्यू थोड़ी पढ़ाते हैं कि 10 MCQ करा दिया जाओ जी नमस्ते होगी। भाई पूरा चैप्टर डेप्थ में पढ़ना है ताकि कुछ छूटे ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक फॉर्मूला याद हो गया और एक इसका नाम याद हो गया। इससे बाहर कभी कुछ आया नहीं, फिर भी मैं बताता हूं, क्या पता कोई बच्चा बुरा मान जाए कि सर जी आपने रिएक्शन नहीं बताया। तभी रिएक्शन देखो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है। जी हाँ, ये एग्जाम में आ चुका है, जामिया एग्जाम में आया था। क्या क्वेश्चन था? ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ था और यहां क्वेश्चन मार्क डाल दिया था कि इसको भरो, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आएगा, तो ये रिएक्शन भी जरूरी है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहां होता है? तो ब्लीच करने में, कॉटन को, लिनन को, टेक्सटाइल को ब्लीच करने में, वुड पल्प को ब्लीच करने में, और वॉश क्लॉथ्स को ब्लीच करने में। ये लेकिन ये सब कुछ पूछा नहीं कि ओ आ गया मेन चीज आ गया भाई साहब, ऑक्साइडिंग एजेंट होता है ये, ऑक्साइडिंग एजेंट होता है ये, याद रखना। ऑक्साइडिंग आपसे ऐसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइडिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ऑक्साइडिंग एजेंट है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्साइडिंग एजेंट। और ये तो 2018 में आया था, आप देख लो यूट्यूब पर उठा कि कौन सा केमिकल डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर करता है। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग कौन करता है? तो ड्रिंकिंग वाटर को, पानी पीने, जो पानी पी रहे हो ना, उसको डिसइंफेक्टिंग कौन करता है? उसको डिसइंफेक्टिंग बच्चों ब्लीचिंग पाउडर करता है, डिसइंफेक्टिंग करता है, जर्म्स वगैरह को मारता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये 2018 में ये चीज आया था। तो वो कहां से उठ के आया? सब कुछ पढ़ा हमने, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला, कुछ नहीं आया, उठ के कहां से आया? ये वाला पॉइंट मेरा उठ के आ गया, ये वाला पॉइंट मेरा उठ के आ गया एग्जाम के अंदर। तो कोई भरोसा नहीं एग्जाम को और एग्जाम बनाने वाले को, भैया कुछ भी पूछ सकता है वो। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप खुद भी फॉर्मूला बना सकते हो। सोडियम Na होता है, हाइड्रोजन H होता है, कार्बोनेट CO3 होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बन गया फॉर्मूला NaSCO3।
ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है? ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। अच्छा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? मोस्टली इसका इस्तेमाल हम पकोड़े वगैरह बनाने में करते हैं। जो पकोड़ा होता है उसको क्रिस्पी करने के लिए करते हैं, तो पकोड़ों में किसका इस्तेमाल होता है? तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये बेकिंग सोडा बनता कैसे है? तो सोडियम क्लोराइड, नमक ले लो, वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, अमोनिया ले लो, इन चारों को मिक्स करो तो आपके दो चीज बनेगी, एक अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है, और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बेकिंग सोडा है। आप पढ़ चुके हो बेकिंग सोडा है ये। तो क्या होता है मैं बता चुका हूं रिएक्शन किस टाइप का आता है, पूरा रिएक्शन एज इट रख देगा, यहां क्वेश्चन मार्क डाल देगा ये जानने के लिए कि आपको पता है या नहीं पता कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कोई वो थोड़ी एग्जाम है सीबीएसई का कि पूरा रिएक्शन आपसे पूछेगा कि भाई साहब बेकिंग सोडा का रिएक्शन लिखो, नहीं तो भाई कुछ नहीं पूछेगा। ये रिएक्शन आपको गिवन होगा पूरा, यहां केवल क्वेश्चन मार्क डाल देंगे कि यहां पे भरो क्या आएगा और चार ऑप्शन दे देंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है? तो शायद आपको याद हो मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो एल्कैली नेचर का होता है, पहले भी आपको बताया था ये एल्कैली होता है। एक काम करो पीछे वापस कर लो, वीडियो को रिवाइंड करके जाकर देख लो, मैंने एल्कैली बताया था उस समय। तो एल्कैली नेचर का होता है क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कौन सी गैस मेनली निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहोगे ऐसे तो सर जी कोई सी रिएक्शन है, कहीं कुछ भी आ सकता है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं आता, लिमिटेड चीजें आती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब यही क्यों खास है? क्योंकि इस रिएक्शन का इस्तेमाल हैप्पी बर्थडे टू यू केक बनाने में होता है भैया। इसका इस्तेमाल बच्चे केक बनाने में किया जाता है इसका, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये जो केक होता है उसको फुला देता है, तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम हैप्पी बर्थडे बनाओ तो याद रखना ये रिएक्शन। टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के दो मेन कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? तो एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर के दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा होता है टर्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। टर्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड में कोई एक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो चीज होती है बेकिंग पाउडर के अंदर। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल एंटासिड में करते हैं। पेट में दर्द वगैरह जब एंटासिड यूज करने के लिए होता है ना, इनो वगैरह आप जानते हो, तो इसका इस्तेमाल एंटासिड में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एंटासिड में भी किया जाता है। तो वही रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन इसको एक्सप्लेन यहां कराया मैंने कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ये रहा सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेड एंड केक टू राइज, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड और केक जो होता है वो फूल जाते हैं, राइज हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होता है केक को फुलाने के लिए। आजकल आप देखते हो शायद घर में होममेड अगर आप केक बनाते हो तो अक्सर लोग इनो वगैरह डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनो में एंटासिड होता है, और एंटासिड क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। देखो कितना जुड़ा हुआ है टॉपिक, कितने आपस में लिंक है, इस चीज को आप समझो। इनो क्यों डाला? क्योंकि वो एंटासिड है। एंटासिड किससे बना था? बेकिंग सोडा से बना था। तो बेकिंग सोडा यही तो है भाई, तूने हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर तो हीट की वजह से उसे इवेपोरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड केक को फुला देगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां कहां होता है? तो बच्चों बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एक एंटासिड में होता है, पहले पढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल हम फूड वगैरह और ड्रिंक वगैरह में करते हैं। इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा क्या पढ़ रहे हो आप। ये भाई कंपटीशन लेवल के बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है। ये नहीं कि आप केवल पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करो उसी में आएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर में किसका इस्तेमाल होता है? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में, बड़े बड़े एग्जाम में ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर अलग चीज है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? ओहो बहुत बढ़िया, सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम, ये रहा सोडियम, कार्बोनेट ये रहा, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या होता है सर जी? ये वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है बेटा? वॉशिंग सोडा का ये साइंटिफिक नेम है। नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वैसे आप देखो नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, फॉर्मूला याद है तो नाम याद हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसका फॉर्मूला है? ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। और कई बार इसको सोडा ऐश बोलते हैं। सोडा ऐश याद रखोगे, सोडा ऐश बोलते हैं इसको। कई बार इसको सोडा ऐश भी बोलते हैं। इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पाया जाता है। अच्छा, रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट। इस भाई साहब को बनाने के लिए 3 चीज चाहिए।
कौन कौन सी चीज चाहिए? सोडियम क्लोराइड चाहिए, अमोनिया चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं कि वॉशिंग सोडा बनते कैसे है। तो वॉशिंग सोडा यानी डिटर्जेंट है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं तो आजकल तो वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए बेटा 3 रिएक्शन करानी पड़ती है, 3 रिएक्शन के बाद वॉशिंग सोडा बनता है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं? याद करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर में। तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर का रिएक्शन होता है। मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं ये रिएक्शन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा बन गया, लो जी बेकिंग सोडा यहां से ले आए। अब बेकिंग सोडा को हीट किया, याद करो केक वाला एग्जांपल दिया था, तो बेकिंग सोडा को हीट किया तो याद करो ये वाला रिएक्शन हुआ था, याद आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड हीट, याद आ गया होगा सारा। तो 2 रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हो। तो याद रखो, वॉशिंग सोडा बेटा कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बेकिंग सोडा बनाना पड़ता है, बेकिंग पाउडर, उसको हीट करके, क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। उसके बाद क्या बना? सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दिया। सोडियम कार्बोनेट में क्या करा? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना दिया, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपके सामने तैयार बैठा है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, केक वाला आता है, फिर केक वाले में सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाते हैं, तो आपके सामने आपको क्या मिला? वॉशिंग सोडा मिल गया। तो ये रिएक्शन पढ़ चुके हो, बस ये रिएक्शन याद रखना कैसे बनता है। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चर ग्लास, सोप, पेपर बनाने में। इसका इस्तेमाल होता है बेटा सोडियम कंपाउंड का बोरेक्स बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में। इसका इस्तेमाल हो कितना इंपॉर्टेंट है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इन वाटर के परमानेंट हार्डनेस, पानी के हार्डनेस को कौन मिटाता है? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, पता आपको? एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर के को रिमूव करता है, ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकता है कौन? सोडियम हाइड्रोजन, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इसका लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा का, और लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सारे यूजेस किसके हैं बेटा? सोडियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? मैं ये डेफिनेशन मत याद करना, मैं सिंपल आपको बताता हूं। देखिए क्या था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल थे, देखा ना 10। तो जब किसी सॉल्ट में, पूरा सॉल्ट कहलाता है, जब किसी सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सॉल्ट, तो इस मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूल हैं, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सॉल्ट, एक सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड, क्या याद है? देखो क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये पूरा सॉल्ट है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल 10 है, तो इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या याद रखोगे? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद कर लो, कॉपर Cu सल्फेट SO4 और 5H2। अभी बताया ना 5 मॉलिक्यूल पाया जाता है। कॉपर सल्फेट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? 5 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इसे हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। फिर वॉशिंग सोडा के फिर से आ गया कि अगर वॉशिंग सोडा को आप क्या करोगे? हीट करोगे या से आप खुले में छोड़ दोगे तो उसका 1 मॉलिक्यूल जो वाटर है वो सूख जाएगा। तो क्या हुआ? हमने इसमें मॉलिक्यूल कितने थे? 10 थे, आपने इसको खुले में छोड़ दिया, ठीक है, आपने इसको खुले में छोड़ दिया, तो क्या होगा? इसके 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होंगे वो सूख इवेपोरेट हो जाएंगे, वाटर गोज टू एयर, एयर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा? H2O बचेगा। इसको बच्चों एफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ्लोरेसेंस। क्या होती है एफ्लोरेसेंस? जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्ट, सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल था ना, जब वो इवेपोरेट हो जाता है, देखो यहां पे इवेपोरेट हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा, यहां एरो आएगा बेटा, यहां एरो आएगा, क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा, अगर वॉशिंग सोडा को हीट करें, डज नॉट कंपोज बट लॉस इट्स ऑल वाटर, तो ये वाटर को लूज कर देगा, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट।
और इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। लास्ट आपको मेन टॉपिक आपका आता है जिप्सम। जिप्सम का वैज्ञानिक नाम याद रखो, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। क्या बोलोगे? कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कैल्शियम CaS सल्फेट SO4 डिहाइड्रेट, ये रहा डिहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट किसका नाम है? ये जिप्सम का वैज्ञानिक नाम है। और जिप्सम को बनाने, जिप्सम से हम क्या बना सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजुअली सबसे ज्यादा फॉर्मूला ही आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था? फॉर्मूला याद करो, मेन फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूले के अलावा आज तक कुछ नहीं आया। मैं इतनी सारी बकवास क्यों कर रहा हूं? क्या पता कुछ और आ जाए तो आप मुझे नहीं कहोगे ना कि सर जी आपने नहीं बताया। भाई मैं रिस्क क्यों लूं? मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? तो जब जिप्सम को, जिप्सम तो याद करो, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं। लिखा हुआ देखो, ये सब लिखा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। बाय हीटिंग किसको हीट करते हैं? जिप्सम को। कितने पे? 373 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो उससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है बेटा? जब जिप्सम को, ये रहा जिप्सम, 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा एंड 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एयर में चला जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? तो टॉय में, डेकोरेटिव मटेरियल में, ज्वेलरी में, कॉस्मेटिक में, ठीक है। ये सब आपको पता ही होना चाहिए शायद। मेडिकल अप्लायंसेस में यूज होता है। जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है ना, कहते हैं ना प्लास्टर हो गया, हाथ पे प्लास्टर हो गया, तो प्लास्टर का मतलब वही था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, घिसाई होती है ना, जब हम पत्थर लगाते हैं अपने घरों में तो आपने देखा होगा कि घिसाई करवाते हैं, तो स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। इसके अलावा वॉल को डिजाइन कराने के लिए, सीलिंग छतों वगैरह को डिजाइन कराने के लिए आपने अपने घरों में भी करवाया होगा शायद, एक बार चेक कर लेना, वहां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में होता है एयर गैप्स को भरने के लिए, ठीक है। इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये यूजेस है। और हम लास्ट आते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट इज मेड अप ऑफ यूजिंग जिप्सम। जिप्सम का यूज करके इसको बनाया जाता है, विच वॉज मेनली फाउंड इन मॉन्टेमेरिटी इन पेरिस, जो एक माउंटेन उस मॉन्टेमेरिटी इन पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा था। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अधिकतर जिप्सम से बनता है, और जिप्सम कहां पाया जाता है? अधिकतर मॉन्टेमेरिटी और इन पेरिस, पेरिस में पाया जाता है, इसके इसलिए नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। 104 पॉइंट, 104 पॉइंट पढ़े आपने, बिलीव मानो। आपको लगता है कि इसके बाद कुछ आ सकता है? बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़िए, कुछ नहीं आएगा इसके बाद। टू द पॉइंट पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपनी एक कॉपी तैयार कर लीजिए, डे बाय डे आप उसे नोट्स को उसे लिख लीजिए कॉपी में। और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरी पूरे पॉलिटेक्निक की फीस केवल 2000 रुपए, 2000 है, ओनली 2000 है पूरे पॉलिटेक्निक कोर्स की प्रिपरेशन, जिसमें आपको सारे वीडियो साइंस के, सारे वीडियो मैथ्स के, इंग्लिश के, इसके अलावा आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में, ये सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं केवल 2000 में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता बड़ी फीस। ये फीस आपको बिलीव नहीं होगा, 15-15 हजार भी लिया मैंने और पढ़ाया है अपने टाइम पर। लेकिन जब मुझे दिखा कि भाई बच्चे ऐसे भी हैं जो पॉलिटेक्निक के बहुत अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस, तो अब फीस कम करिए ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। पढ़े, मेहनत करो और आगे बढ़ो बेटा, ताकि आप सबकी रैंक आए और बढ़िया से आपकी जॉब लगे, आगे बढ़िया भविष्य हो। चलो, नमस्ते बेटा सबको।